जी देखिए, परागकण का मतलब क्या है? आप लोग ऐसे एग्जाम के लिए मत पढ़ो, सीखने के उद्देश्य से पढ़ो, है ना। ऐसा समझो कि कोई स्टोरी चल रही है, ठीक है ना, उस हिसाब से पढ़ो। एग्जाम के पर्पज से पढ़ोगे कि पढ़ाने आए तो आप लोगों को विशेष फायदा नहीं होगा। सीखने के उद्देश्य से पढ़ोगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, बुद्धि का विकास भी होगा, याद अपने आप हो जाएगा और मार्क्स तो जो आने वो तो आ ही जाएंगे क्योंकि आपने सीख ली है ना वो चीज, ठीक है। परागकण का मतलब क्या हुआ? छोटा बच्चा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना, ठीक है, और टेपिडम वगैरह ने न्यूट्रिशन दिया, है ना, पिताजी ने। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है। बड़ा होने के बाद जब मैच्योर हो जाता है तब परागकोश से स्फुटित होकर बाहर आ जाता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। मैंने क्या बताया था? लड़का है, तैयार हो गया, अब उसके लिए फीमेल पार्टनर भी होनी चाहिए, है ना, फीमेल पार्टनर। तो इसमें क्या कराना है? दोनों की शादी करानी है, मेल और फीमेल की, ठीक है। निषेचन होना है एंड में, ठीक है। तो अभी मेल का तो हमने समझ लिया कि मेल के पार्ट्स कौन कौन से थे, ठीक है। मेल में कौन कौन से पार्ट्स थे? तंतु था और ऊपर परागकोश, ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है ना। और एंथर के अंदर कौन सा मेल पार्ट है? नर युग्मक परागकण के अंदर होता है। कई सारे परागकण होते हैं, हजारों की संख्या में। एक बीजाणुधानी, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कई सारे हजारों की संख्या में परागकण होते हैं, नर युग्मक होते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप? तो इसी तरह आपने प्रोसेस देख लिया, नर युग्मक तो बन गया, अभी मादा युग्मक बना लिया, ठीक है। तो मादा युग्मक से पहले हमें देखने पार्ट्स तो हम देख चुके हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं फ्लावर में? अब मैं पूरा फ्लावर नहीं बना रहा, ठीक है, पूरा फ्लावर नहीं बना रहा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। समझ रहे हैं? अभी किसी फूल में पता है क्या होता है? ध्यान दीजिए, किसी फूल में क्या होता है कि एक सिंगल जायंग होता है, पूरा जायंग है ना, इसे क्या कहते हैं? गायनेशियम, बताया था ना। ये पूरा फीमेल पार्ट किसी फ्लावर में सिर्फ एक होता है, ठीक है ना, तो उसे मोनोकार्पुलरी कहते थे। और किसी में कई सारा होता है तो उसे मल्टी कार्पुलरी कहेंगे, कार्पुलरी, ठीक है। मल्टी एंड मोनो मतलब सिंगल अगर है तो सिंगल है तो मोनो, एंड बहुत सारे हैं तो मल्टी कार्पुलरी, ठीक है। अच्छा, इसका हिंदी का वर्ड जो होता है, हिंदी में क्या कहते हैं? बुक है किसी के पास? एक स्त्री केसर और बहुत स्त्री केसर, है ना। स्त्री केसर तो बोलते हैं इसको, जया, है ना? एक स्त्री केसर और बहुत स्त्री केसर, ठीक है। अगर बहु स्त्री केसर होगा यानी काफी सारे इसमें फीमेल पार्ट्स हैं, है ना, ये वाले स्टाइल, स्टिग्मा काफी सारे, और ओवरीज भी काफी सारी है, तो क्या हो सकता है? उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है, या तो सारे एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे चिपके रहेंगे, और सबके ऊपर एक स्टिग्मा रहेगा, और काफी सारे रहेंगे एकदम घने रहेंगे और चिपके रहेंगे एक दूसरे से, इस तरीके से, और सबका अपना अपना ओवरी रहेगा। समझ रहे? या तो फ्यूज रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे, या फिर फ्री रहेंगे, अलग अलग, सारे के सारे अलग अलग रहेंगे, इस तरीके से। समझ रहे कि नहीं? है ना। तो अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस बोलते हैं, सिनकार्पस, SYN, सिनकार्पस। और अगर अलग अलग है तो मैं बाद में लिखवाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स बाद में देंगे, ठीक है। और अगर दूर दूर है तो एपोकार्पस, ठीक है। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हिंदी में क्या कहेंगे? युक्त आंडपी और वियुक्त आंडपी। युक्त मीन्स जुड़े हुए, वियुक्त मीन्स अलग अलग। सिनकार्पस और
समझ रहे हैं आपको? ये कैटेगरी है किसकी? ओवरीज की। बोले अगर कह रहे हैं सिनकार्पस ओवरी है तो कई सारे उसमें ये हैं जायंत के पार्ट्स हैं, कई सारे हैं और सारे के सारे फ्यूज है सिनकार्पस। ठीक है, युक्त और वियुक्त। वियुक्त है तो सारे अलग अलग, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग। पैर में क्या हुआ तुम्हारे? क्यों पैर में क्या हो गया? चोट लग गई? युक्त आंटी और वियुक्त आंटी, ठीक है। बाकी पिस्टल के पार्ट्स, इसके पार्ट्स आपको पता ही है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिस्टल, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी है ना, जायंत, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। अच्छा, ओवरी के अंदर अब हमें देखना है कि यहाँ पे एक्चुअल में मादा युग्मक कहाँ बनता है। जैसे हमने उसमें देखा था, है ना, परागकोश में क्या देखा था? लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसमें क्या होगा? इसमें लघु बीजाणुधानी नहीं होगा, इसमें गुरु बीजाणुधानी होगा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। और उसी के अंदर जैसे लघु बीजाणुधानी के अंदर नर युग्मक बन रहा था, परागकण बन रहा था, ठीक है, वैसे ही इसके अंदर क्या बनेगा? गुरु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगी, एग सेल्स, एग बनेगा, ठीक है। और उसका प्रोसेस हमें समझना है, ठीक है। वो प्रोसेस समझने से पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है थोड़ा डिटेल कि इसके अंदर कैसे होते हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीजें होती है इसमें। ये एक ओवरी है ना। एक ओवरी के अंदर कितने? ओवरी को क्या कहते हैं हिंदी में? अंडाशय। एक ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं, कई सारे ओव्यूल्स। और एक ओव्यूल भी हो सकता है। ओव्यूल किस तरीके से रहता है? ऐसे अटैच रहेगा, इस तरीके से, आप समझ रहे हैं। और इसमें कई सारे भी हो सकते हैं। ये क्या है? एक ओव्यूल है, बीजांड, ठीक है, किसमें है? अंडाशय के अंदर। और इसी के अंदर क्या बनेगा? हमारा मादा युग्मक, फीमेल गैमेट्स बनेगी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हमें समझना है। ये होता कैसे? आप देख रहे हैं ये कैसे से जुड़ा हुआ है इसके अंदर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है? ओव्यूल, क्या कहते हैं? ओव्यूल या बीजांड, ठीक है, इसको ओव्यूल या बीजांड कहते हैं, ठीक है। और ये बाहर वाली जो है ओवरी, ये क्या है? ओवरी, अंडाशय, ठीक है। किसी को कोई डाउट? आप समझ रहे हैं? आपका इसको डिटेल में बनाऊंगा, समझ रहे हैं? इसके बारे में पढ़ना है। ये तो हो गया, ठीक है। आपको पता है जब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, जब यहाँ पे परागकण आएगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो यहाँ से पॉलिन ट्यूब बनेगी, पॉलिन ट्यूब, वो पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में वो पड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और जो नर युग्मक दो थे ना हमारे पास, जन्म कोशिका से बने थे, वो यहाँ आगे जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ जाके फ्यूज होके क्या बनाएंगे? बीज। और बीज के चारों तरफ ये ओवरी क्या बनेगी? फ्रूट। समझ में आ रहा है? ये ओवरी क्या बनेगी? फ्रूट। और बीच में वो जब उनका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निषेचन। जब निषेचन होगा तो क्या बनेगा? बीज बनेगा, ठीक है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक का जब निषेचन होगा तो क्या बनेगा? बीज, ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या बनेगा? बीज। क्या बीज? एक्चुअली ब्रूड है, ठीक है ना, ब्रूड ही को बीज कहते हैं, ठीक है। वो कब होगा? निषेचन के बाद। और उसके चारों तरफ जो ये फ्लैशी पार्ट है, गूदेदार जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या बनेगा? फ्रूट। ये फ्रूट का रूप लेगा। और ये क्या होगा? जब ये फ्रूट बनने लगेगा तो ये पार्ट डीजेनरेट हो जाएगा। कभी आपने देखा है फल जो होते हैं यहाँ पे ब्लैक पोर्शन होता है, वो एक्चुअल में, और यहाँ पे उसकी स्टेम रहती है ना। तो ये एक्चुअली में क्या था? स्टाइल और स्टिग्मा था, जो डीजेनरेट होके इतना बचा है। कभी कभी आप अनार में देखा होगा ज्यादा रहता है,
आपको समझ रहा है? तो एक ब्रीफ आइडिया मिल रहा है कि किस तरीके से होता है, लेकिन हमें इस समय इस क्लास में क्या समझना है, इसका स्ट्रक्चर समझना है। ये अंदर वाला बीजांड ओव्यूल, समझ रहे? ओव्यूल, और जैसे वहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन, वैसे इसमें क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अच्छा, ये एक चीज और है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ओव्यूल का, ये बीजांड का स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से मैंने दिखाया है ना, इस तरीके से, ये जरूरी नहीं है इसी तरीके से हो, ये इसका अरेंजमेंट जरूरी नहीं है इस तरीके। क्या बोला और देयर ट्रांसलेट प्रॉब्लम, देखो मैंने क्या दिखाया, इसमें एक स्टेम दिखाई है और इसमें ये स्ट्रक्चर दिखाया है इसका बीजांड, है ना, और इसी के बीच में क्या होगा, मादा युग्मक बनेगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं? लेकिन इसका स्ट्रक्चर जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, आप समझ रहे? जैसे मेरा हाथ देखिए, ये स्टेम है और ये पोर्शन ओव्यूल का है, ओव्यूल बीजांड, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि ये इसी एंगल से, ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपने कप देखा है ना, ग्लास, इसमें बड़ा सा नीचे स्टेम रहता है, फिर ऊपर ऐसे ग्लास रहता है ना, कांच का ग्लास रहता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पूरा नीचे की तरफ टर्न रह सकता है, पूरा स्ट्रेट रह सकता है, आप समझ रहे हैं? इसका डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, ओव्यूल का डायग्राम इस तरीके से भी हो सकता है, प्रकृति की संरचना है कैसे बन सकता है, राइट, समझ रहे हैं? इस तरीके से भी बन सकता है, कप की तरह, है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रेट 90 डिग्री पे, समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, सबको समझा है? पूछो सवाल। तुम लोग क्यों जीव निकाल रहे हो पीछे? मैंने क्या बताया, ये था ओवरी, ओवरी बताई थी, इसके अंदर बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, और ये कैसे, एक ओवरी में कई सारे हो सकते हैं, एक ओवरी सिंगल भी हो सकता है बीजांड, है ना, तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं, देख रहे हैं, कई सारे हो सकते हैं, और अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं। ये डायग्राम और ग्रुप डायग्राम बनाते रहो, क्योंकि बाद में डायग्राम थोड़ी बनाना, हाँ बहुत सारे, क्योंकि कई सारे बीज बन सकते हैं ना, पपीते का फल होता है, कई सारे बीज, देखो जितने बीजांड है उतने बीज बनेंगे, है ना, समझ में आ रहा है? आम है, आम में एक ओवरी होती जाती है, कई बार 2 बीज भी हो जाते हैं, तो उसमें 2 ओव्यूल्स रहेंगे, समझ रहे हैं, 2 बीजांड रहेंगे, ठीक है, क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, इसको एक को उठा के बड़ा करके बनाऊंगा, जैसे वो है बड़ा करके, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है और उसमें कैसे गुरु बीजाणु जनन होता है, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन होता है। ये क्या है, किसका डायग्राम बनाया मैंने, ओव्यूल का, किसका, इसको क्या कहते हैं, बीजांड, किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर, ठीक है, आप लोग बनाते जाओ, अपने नोट्स की जिम्मेदारी आप लोगों की खुद की है, ठीक है, नहीं बनाएंगे, डायग्राम सब बनाते रहो, लिखने वाला डायग्राम को लेबलिंग करते रहो, लेकिन जो नोट्स वाला पार्ट है वो मैं दूंगा बाद, बाकी डायग्राम आपको रफ डायग्राम बनाते रहना है, ठीक है। देखो इसके पार्ट्स क्या होते हैं, एक ये स्टेम जैसा है ना,
इसको क्या कहते हैं? क्यूनिकल। क्या कहते हैं? क्यूनिकल। अभी इंग्लिश में समझ लो, हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। ये जहां से ये स्टेम है जो कि बीजांड से जुड़ी हुई है ना, बीजांड इस स्टेम से जुड़ा हुआ है ना, तो जहां जिस जंक्शन पे जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम, ठीक है। इसकी कुछ लेयर्स हैं, आपको लेयर्स दिख रही हैं। बाहर की लेयर होती है इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इसी तरह दो इंटेगमेंट्स होते हैं, एक आउटर और एक इनर। ये क्या है? इनर इंटेगमेंट, ठीक है। आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। देखो ना, सिंपल लॉजिक है। प्रोटेक्शन, बाहर की लेयर्स प्रोटेक्शन का काम कर रही है, इसकी प्रोटेक्शन करेंगी मादा युग्मक जो अंदर बनेगा। जैसे वहां पे कुछ लेयर्स थी, है ना, नर युग्मक की प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेयर्स थी। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, है ना, टेपिडम वगैरह, है ना। टेपिडम न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन जो न्यूट्रिशन दे रहा है वो प्रोटेक्शन भी तो कर रहा है इनडायरेक्टली। आप समझ रहे? जो खिला रहा है वो भी तो एक तरीके का प्रोटेक्शन ही तो है। चलिए, लेकिन आपको एग्जाम में वैसे लिखना है, बिल्कुल अलग अलग सेग्रीगेट करके लिखना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंटेगमेंट होती है वो चारों तरफ से इसे घेरे रहती है, चारों तरफ से कवर करके रखती है, सिर्फ एक जगह पे जहाँ पे इंटेगमेंट एब्सेंट होती है, जहाँ पे इंटेगमेंट। वर्षा, क्या प्रॉब्लम है? अभी मैं सवाल पूछने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल इधर बोर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। हाँ, जहां पे इंटेगमेंट एब्सेंट होता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार, ठीक है। बीजांड द्वार इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल एंड बोलो। एंड मतलब छोर, एक ये छोर है और एक ये छोर है, ठीक है। जहां पे इंटेगमेंट एब्सेंट होता है वहां पे एक छोटा सा ओपनिंग होती है, ओपनिंग देखो ना, मैंने बनाया था ना, पॉलिन ट्यूब वहीं से घुसेगी, एंटर करेगी, पॉलिन ट्यूब, ठीक है ना। पॉलिन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगी और नर युग्मक यहीं से एंटर करेगी। आप समझ रहे हैं? इंटेगमेंट जहां पे एब्सेंट है वहां पे एक ओपनिंग है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल एंड। और इसके विपरीत, जो एग्जैक्टली विपरीत 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे जो छोर है ये वाला, इसको क्या कहेंगे? चैलेजल एंड, चैलेजल छोर एंड, ठीक है। चैलेजल छोर, चोर मत लीजिएगा, छोर एंड, चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, ठीक है। अब आपको रेड कलर का एक अंदर और सेल्स दिख रहे हैं जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, भरा हुआ है ना। मेन काम यही होना है, क्या? गुरु बीजाणु जनन, यानी मादा युग्मक जो बनेगी वो इसी में बनेगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इस पोर्शन को बुक में देख के कोई बताएगा मुझे डायग्राम में? किसी के पास है वो? इनके पास है, इनके पास तो नोट भी है, बताइए कोई। इसको कहते हैं न्यूसिलस। क्या कहते हैं? न्यूसिलस, न्यूसिलस, न्यूसिलस क्या कहते हैं? इसलिए वो क्या कहते हैं? न्यूसिलस, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा मात्रा में प्रचुर भंडार होता है, किस चीज का? खाद्य भंडार, जैसे उसमें टेपिडम में था, ठीक है। न्यूसिलस, ये डायग्राम बना लो फटाफट, ये डायग्राम बनाइए। और इसी न्यूसिलस, हाँ बताओ इधर चलने पाओगे?
आगे तुम न्यूक्लियस लिखो तो न्यूक्लियस लिखा है ना। अब इसके अंदर बाद में जब ये डेवलप होता है, विकसित होता है, तब इसके अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक, रूढ़ कोश, ठीक है, रूढ़ कोश। और वो किससे बनता है? इसी न्यूक्लियस से ही बनता है, ठीक है। लिख लीजिए रूढ़ कोश। रूढ़ कोश का मतलब आप समझ गए क्या चीज, क्या समझे? यूटिरस, फीमेल्स में जो यूटिरस होता है बेबी को कैरी करने के लिए, है ना, समझ रहे हैं? तो ये रूढ़ कोश इसमें होता है। इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। सैक का मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, कंटेनर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सैक इसमें रहेगा और इसमें क्या बनते हैं? सेल्स बनते हैं। कौन से? मादा युग्मक, ठीक है। और वो कैसे बनते हैं वो अभी हमें दिखाएंगे, ठीक है। वो हमें समझना है, पहले स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सबको? मिटाओ में बना दिया सबने? बना दिया ना? वॉइस पीछे आज सिर्फ कहानी समझ लीजिए, कल नोट्स लिख लेंगे सब। आपको स्ट्रक्चर क्लियर है ना सबको? अभी देखो कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है? आउटर इंटेगमेंट। ये क्या है? इनर इंटेगमेंट। इनके हिंदी वर्ड में मैं बता दूंगा, मुझे याद दिलाना, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या था? ट्यूनिकल। ये क्या था? जंक्शन। जहां जंक्शन, ऐसा जंक्शन जहां पे ट्यूनिकल जो है वो बीजांड से अटैच है, तो उसको क्या कहते हैं? हाइलम, ठीक है। ये क्लियर है ना? अच्छा, ये क्या होता है? जब मादा युग्मक को बनना होता है, ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है, ये पार्ट मैच्योर हो जाता है, तो कैसे बनता है? ये जो न्यूक्लियस है ना, इन्हीं में से काफी सारे इसके सेल्स होते हैं न्यूक्लियस के। ये न्यूक्लियस जो लेयर है इसमें कई सारे सेल्स होते हैं, इन्हीं में से एक सेल बड़ा हो जाता है। क्या हो जाएगा? एक सेल बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ इसका डायग्राम बना रहा हूँ न्यूक्लियस, ठीक है ना। डायग्राम आप रफ में बनाते रहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं देखिए जाएगी तब समझेगा। देखिए ये जो न्यूक्लियस के सेल्स थे ना, लास्ट बेंच, न्यूक्लियस के जो सेल्स थे कई सारे, इसमें से एक सेल माइक्रोपाइल एंड के पास, माइक्रोपाइल जहां बीजांड दौड़ता है, वहां की जो न्यूक्लियस है उन्हीं में से कोई एक सेल स्पेशलाइज हो जाता है। यहाँ वाला नहीं, इधर वाला स्पेशलाइज होकर बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, और उसमें बड़ा न्यूक्लियस रहता है, और उसमें साइटोप्लाज्म बड़ा रहता है, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऑब्वियस सी बात है, उससे मादा युग्मक को बनना है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक को बनना है, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश को बनना है, ठीक है, इसलिए ये बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। देख रहे हो? और बाकी सेल्स क्या प्रोवाइड करेंगे? न्यूक्लियस के बाकी सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे इसको, ठीक है ना। ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है? अब आप समझ रहे हैं, देखिए इसमें न्यूक्लियस है, बड़ा सा न्यूक्लियस है इसमें, है ना। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज में ये जैसे ये मैंने क्या बताया? बड़ा न्यूक्लियस का बड़ा सेल है ना, इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस है ये, ठीक है। अब इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका होगा समसूत्री विभाजन,
ठीक है, समझ रहे? और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें भी एमएमसी बोलते हैं, लेकिन इसमें मेगा स्पोर बोलते हैं, मेगा स्पोर। ठीक है, लघु बीजाणु, मेगा स्पोर मदर सेल। हाँ, एक बार हंसाने के लिए क्या बोल दिया उसको, बार बार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, क्या मतलब? मेगा स्पोर मदर सेल क्या होता है? अभी इस मेगा स्पोर मदर सेल देखो, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, बड़ा सेल किससे बना, ये न्यूक्लियस के ही कुछ सेल से। ठीक है, अब इसका क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या, मियोसिस। जैसे वहां पे मियोसिस देखा था हमने, मियोसिस किसका हो रहा है, इस मियोसिस ऑफ किसका, मेगा स्पोर मदर सेल का। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा तो क्या होगा, एक के दो बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, एक के दो बने और इनकी प्लॉइडी क्या रहेगी, गुणसूत्रता n, इसकी भी n, लेकिन इसकी कितनी थी, 2n, और बाकी सारे सेल्स जो अगल बगल है उनकी भी 2n है। समझ रहे हैं, जैसे वहां पे था एग्जैक्टली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी क्या थी, 2n, मियोसिस के बाद इनकी दोनों की क्या हुई, nn। ठीक है, और ये फर्दर फिर से माइटोसिस होगा इनका। ठीक है, तो ये 4 सेल्स बनेंगे, आप समझ रहे हैं, इसका भी माइटोसिस होगा, इसके 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और सबकी गुणसूत्रता क्या रहेगी, n n n n। ठीक है, और इसी से क्या बनेगा, मादा युग्मक। ठीक है, अब देखी जाइए इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज अनोखी होती है उससे बिल्कुल अलग। क्या नहीं समझे, न्यूक्लियस की लेयर थी, न्यूक्लियस में से एक सेल एनलार्ज हुआ, बड़ा हुआ है ना, वो उसने किसका रूप लिया, मेगास्पोर मदर सेल का। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रो नहीं मेगा है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बना, उसकी गुणसूत्रता कितनी है, 2n, गुणसूत्रता कितनी है, 2n। वो उसका क्या होगा, मियोसिस होगा। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर चल रहा है, इसी के अंदर है ना, इसका मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, 4 सेल्स बनते हैं, पहले 2 बनेंगे फिर उससे 2 और बनेंगे, तो 4 सेल्स बनते हैं। इसमें भी चतुष्कोण था एक, जैसे वहां बना था। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया? और सबकी गुणसूत्रता कितनी रहेगी, n n n, क्योंकि मियोसिस हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन है। समझा, क्लियर? खत्म होने वाला ही टॉपिक। हाँ, आप समझ रहे हैं, ये 4 गुरु बीजाणु बने, गुरु बीजाणु। ठीक है, मेगास्पोर्स क्या बने हैं, 4 मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स। बनाते जाइए, उसकी क्या आगे डायग्राम, मैं सिर्फ पूरे एक साथ ही बना पा रहा हूँ, आप बनाते जाइए। 4 मेगास्पोर, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। अब होता क्या है, इसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट। ठीक है, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक बचता है और वही एम्ब्रियो सेक बनाएगा। जो एक बचता है उसे क्या कहते हैं, जो एक बचता है उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। नाम से ही पता चल रहा है, फंक्शनल है वो, वही फंक्शन करेगा। ठीक है,
बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डीजेनरेट। ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बचा। अब आप देखते जाइए। ये है फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या है ये, फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है, अब क्या होगा, आप देखिए 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 देखिए, अब क्या होगा, इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, माइटोसिस। हाँ, केंद्रक का डिवीजन होगा, केंद्रक का डिवीजन होगा तो 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 का 2। ठीक है, माइटोसिस हुआ। अभी इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता रहेगा, न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन नहीं होगा, सेल ऐसे ही रहेगा। समझ रहे आप, ध्यान दीजिए, सेल ऐसे ही रहेगा। ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल, एक जो बचा था। ठीक है, समझ रहे आप। तो इसमें क्या होगा, अभी माइटोसिस चालू होगा, समसूत्री विभाजन, यानी एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट एंड में माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर कर जाएंगे, एक यहां जाके सेट हो जाएगा और एक यहां जाके। समझ रहे हैं, और फिर से इनका माइटोसिस होगा। देखिए, फिर से इसका माइटोसिस होगा, तो यहाँ पे 1 से 2 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 1 से 2 हो जाएंगे। कितने हो गए टोटल न्यूक्लियस, 4 है ना। और फिर से दोनों का माइटोसिस होगा, तो ऊपर भी 4 हो जाएंगे और नीचे भी 4 हो जाएंगे। देखो ये सब डांस कर रहे हैं। पहले क्या था, सेंटर में थे, पहले कहाँ थे, सेंटर में 1 था, उसके 2 हुए, फिर दोनों डांस करते एक इधर पहुंच गए एक इधर पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपस में इन्होंने माइटोसिस किया। ठीक है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, 4 न्यूक्लियस यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए। सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, समझ रहे हैं आपको। अब इसमें से एक न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में आ जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में आ जाएगा। डांस याद रखना है, न्यूक्लियस का डांस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, अगर तो यहाँ 3 रह जाएंगे, यहाँ 3 रह जाएंगे। ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड है और ये चैलेंजर एंड है। चैलेंजर एंड में 3 बचे और माइक्रोपाइल एंड में 3 बचे। माइक्रोपाइल एंड कौन सा है, जहां पे इंटेगमेंट एब्सेंट है ना। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे एक सेंटर में आ गया, यानी यहाँ 2 आ गए। कितने आ गए, 2। अब न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो जाएगा, अब सेल वॉल बननी चाहिए। ठीक है, सबके चारों तरफ सेल वॉल बनेगी ऐसे। ठीक है, इसके भी चारों तरफ सेल वॉल बनेगी ऐसे, और इनके भी चारों तरफ सेल वॉल बनेगी ऐसे। ठीक है, ये क्या बना, इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। अब आप देख रहे हैं इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, जिनके बताइए न्यूक्लियस कितने हैं इसमें, 8 न्यूक्लियस। कितने हैं, न्यूक्लियस कितने हैं इसमें, 8। और इसमें सेल्स कितने दिख रहे हैं आपको, सेल्स कितने दिख रहे हैं, 6 है कि 7 है, 3 ऊपर 3 नीचे, एक बीच में बड़ा, 7 सेल्स। ठीक है, ये जो सेंटर में सेल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। ठीक है, जो 3 ऊपर है चैलेंजर एंड में, चैलेंजर एंड में, उसे क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स। क्या कहते हैं, डायग्राम बना लो, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और जो माइक्रो, क्या बस हो गया है, इसको सुन लीजिए उसके बाद देखिए। ठीक है, और जो यहाँ पे सेल्स है, इसमें सेंट्रल वाले सेल को क्या कहेंगे, मादा युग्मक या फिर युग्मक। मादा युग्मक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एग सेल।
ठीक है, ये एग है, मेन फ्यूजन इसके साथ बना है, निषेचन। और जो साइड में दोनों हैं उनको क्या कहेंगे? सिनर्जिड्स। इनको क्या कहेंगे? दोनों को सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, सहायक, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो सहायक कोशिका होती है ना, अगर आपको समझ में आया, सेंटर में जो सेल है बड़ा सा, उसमें दो न्यूक्लियस है, दो केंद्रक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। जो ऊपर सेल्स है चैलाजिन एंड में, उनको क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। और जो यहाँ पे इस एंड में सेल्स है, इनको क्या कहते हैं? तो जो अगल बगल है उनको क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स। ठीक है, सिनर्जिड्स, सहायक कोशिका। और इनको क्या कहते हैं? बीच में जो सेंटर में मादा युग्मक यानी एग सेल, ठीक है ना, एग सेल, जिससे निषेचन होना है असलियत में। ठीक है ना, समझ रहे हैं? सर एक बार बताइए। ये क्या बना? देखो, फंक्शनल मेगा स्पोर था, उसमें फंक्शनल मेगा स्पोर आप ऐसे समझो, फंक्शनल मेगा स्पोर था, ठीक है, 4 बने थे, 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल बचा। फंक्शनल के अंदर एक केंद्रक था, केंद्रक का अब क्या होगा? डिवीजन होगा, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो एक के 2 हो जाएंगे माइटोसिस, तो दोनों पोल पे चले जाएंगे। उसके बाद फिर उनका माइटोसिस होगा, फिर माइटोसिस होगा, 3 माइटोसिस होंगे, तो 4 ऊपर 4 नीचे, फिर उनमें से एक बीच में आ जाएगा, बचे 3 पोल में, 1-2 सेंटर में। ठीक है, अब सेल वॉल बनेगी सबके चारों तरफ, अब सेल वॉल बनेगी सबके चारों तरफ। जो चैलेंजर एंड में सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। जो लोग बैक पैक कर रहे हैं ना, याद रखना, कल अगर पढ़ के नहीं आया डंडा मार के निकालूंगा। लड़कों को लात पड़ेगी और लड़कियों को डंडा पड़ेगा, समझ रहे? आता जाता कुछ है नहीं, सवाल पूछो कुछ आता नहीं है, बस भागने की जल्दी रहती है। 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो गए तुम लोग, इस स्कूल के सबसे सीनियर स्टूडेंट हो, और इस तरह से कर रहे हो। स्टेमिना नहीं है बिल्कुल भी, 1 घंटा बैठा नहीं जाता है और बातें बड़ी बड़ी करते हो आप लोग। कमेंट बाजी बीच बीच, क्या मतलब है? समझा? आप लोगों को समझा सबको? वॉइस कोई डाउट? कल मेरे को डाउट रहेगा तो बताना, समझाना, ठीक है? अभी पूछना कुछ, समझ में आया क्या? अभी देखो, इसमें एक चीज और होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेल की वॉल्स होती है ना, सिनर्जिड जो सेल्स होते हैं, है ना, एग के दोनों तरफ जो सेल्स होते हैं सिनर्जिड्स, जिनको कहते हैं, उनकी सेल वॉल्स थोड़ी मोटी हो जाती है, ऐसे थिकनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? थिकनिंग। इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपैरेटस। इसका क्या काम है? सिनर्जिड सेल सहायक है और इनमें फिलीफॉर्म एपैरेटस सेल वॉल थिकनिंग की वजह से बनती है। ये क्या है? किस चीज में सहायता करेंगे? ये जो सेल वॉल की थिकनिंग हुई है, इनको फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। इसका क्या काम है? जब पॉलिन ट्यूब आएगी ना, तो उस पॉलिन ट्यूब को एंट्री करने के लिए गाइड करेगा। ये चाहे यहां से घुसेगी, चाहे यहां से घुसेगी, ठीक है? हाँ, बीच से देखो, चाहे यहां से आएगी, चाहे यहां से पॉलिन ट्यूब आएगी, ठीक है? उसके बाद यहां से नर युग्मक अंदर जाएंगे, फ्यूचर में जब हम पॉलिन डिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? अब ये क्या हुआ? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक, जो सबसे सेंटर में है ना, सबसे सेंटर में यहाँ पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब फाइनल डायग्राम आप बना सकते हो। इसमें 3 सेल्स हैं, ठीक है? यहाँ पे भी 3 सेल्स रहेंगे। बीच वाला एग सेल है, ये वाली एंटीपोडल्स है, ये वाली सिनर्जिड्स है। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपैरेटस रहेगा, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ठीक है? ये एंटीपोडल सेल्स है 3, और बीच में एक बड़ा सा सेल है जिसके 2 केंद्र हैं, उसको सेंट्रल सेल कहते हैं, ठीक है? और ये पूरा जो बीच में ये बना है, इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक, रूढ़ कोश, रूढ़ कोश।
इसे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन बन गया ना, एग वाला ना, यही तो है गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु जनन, फीमेल पार्ट्स पढ़ लिया, गुरु बीजाणु जनन पढ़ लिया, और ये क्या क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, वो भी पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब आगे का टॉपिक पॉलिनेशन, परागण, आगे देखो कैसे होता है ना। अब देखो ना, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, इनके कोई हाथ पैर तो होते नहीं है, चलेंगे कैसे, पंख भी नहीं होते, उड़ेंगे कैसे, नहीं, तो दोनों मिलेंगे कैसे, आपस में निषेचन होना है ना, तो मिलना है, तो मिलने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, परागण, ठीक है। और उसमें परागण के कारक आते हैं, इनको सहायता करेंगे, चाहे कीड़ों के माध्यम से, चाहे पक्षियों के माध्यम से, चाहे जानवरों के माध्यम से, या इंसानों के माध्यम से, किसी के माध्यम से, परागण के कारक। नेक्स्ट टॉपिक है ना।